प्यार मोहब्बत में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं, लोगों को ख़राब लग जाती है, उसके बाद मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांग लेता हूँ अगर कोई चीज़ गलत लग गई। तो हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, हमने आपको कहा कि युवा राजनीति में कैसे आए, आपका मनपसंद युवा नेता भारतीय जनता पार्टी में कौन सा है? पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी बिलोंग करता हूँ। आपने कहा किसी पार्टी की, आपने सवाल ही ऐसा किया, आपने पार्टी का सवाल किया नहीं। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ती है। ना हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है कि हमें तो जो ज़रूरतमंद है उसके काम होते रहें और विकास में कोई बाधा ना बने। जो कमलनाथ जी की सरकार थी तो उस वक्त ये लोग बहुत आरोप लगाते थे कि आपने तो कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन वही कमलनाथ जी थे जिन्होंने 10 दिन के अंदर हस्ताक्षर किए थे और लगभग 28 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ भी था। शिवराज जी और मोहन यादव जी में से अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगता है? शिवराज जी ने तो जो वादे किए वो निभाए नहीं, मोहन यादव जी ने भी नहीं निभाए, ना शिवराज सिंह जी ने निभाए, और वो तो कृषि मंत्री हैं अभी ऐसे में अगर वो किसान के गेहूं और धान के बारे में नहीं सोच रहे तो फिर वो कब सोचेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हर बहन के खाते में 3,000 रुपए देंगे, तो क्या वो वादा पूरा हुआ? उन्होंने कहा था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? उन्होंने कहा था 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? उन्होंने कहा था 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जागो हिंद न्यूज और हमारे साथ आज खास मुलाकात में मौजूद हैं पृथ्वीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक नितेंद्र सिंह राठौड़ जी, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के भी अध्यक्ष हैं। नमस्कार। नमस्कार। जिस प्रकार से आप एक यंग एज में विधायक बन करके आए हैं, आप उपचुनाव भी लड़े, और जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा किस प्रकार से राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी नौजवान लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और कई बार एक गलत धारणा भी बनाई जाती है कि राजनीति में युवाओं को नहीं आना चाहिए, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, या राजनेताओं को कई तरह से बदनाम किया जाता है। मेरा कहना है कोई भी चीज़ है, जब तक आप उसमें आएंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को, अगर आप चाहते हैं कि वो गलत है, तो जब आप उसमें आएंगे नहीं तो उसको सुधारेंगे कैसे, और यदि वो सही है तो उसमें आने में दिक्कत क्या है? तो मेरा कहना है कि जिस तरह से अलग प्रोफेशंस होते हैं, कई लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कई लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कई लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कई लोग एक्टर बनना चाहते हैं, और कई लोग आपकी तरह पत्रकार बनना चाहते हैं, तो लोगों को पॉलिटिशियन बनने में क्या दिक्कत है? मैं कहना चाहता हूँ सारे नौजवानों से कि आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि समाज की सेवा करना, तो मेरा मानना है कि इससे बेहतर माध्यम समाज की सेवा करने के लिए आपको नहीं मिल सकता है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ, और बुंदेलखंड में मैं देखता हूँ कि आज भी कई गांव, कई नगर बहुत पीछे हैं। तो अगर उसको हमें सुधार करना है, उनकी दैनिक जो आवश्यकता है उसको बेहतर करना है, और उनकी मूलभूत व्यवस्थाओं को बेहतर करना है, तो मेरा मानना है कि राजनीति एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। और मेरे जैसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि राजनीति में आए। मैं राम राजा की नगरी ओरछा वहीं से आता हूँ। आपके फादर स्वर्गीय विजेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ जी, इनका बहुत बड़ा नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में रहा। तो कहीं ना कहीं जब आप राजनीति में आए होंगे तो उनकी उंगली पकड़ के आप राजनीतिक गलियारों में पहुंचे, तो उनकी वो सबसे बड़ी क्या सीख थी जो आपको उनसे बहुत सीखने को मिली और जो हर युवा को उनसे सीखना चाहिए? देखिए, मेरे फादर जब पॉलिटिक्स में आए तो उनके पहले मेरे ग्रैंडफादर पॉलिटिक्स में थे, वो फ्रीडम फाइटर भी रहे, और उनके निधन के बाद मेरे फादर की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। तो फादर भी बिजनेस में थे, लेकिन जब पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने उसको समझा, और जब सारे लोगों की सेवा करने का मौका मिला, सारे लोगों के साथ मिलकर काम किया, तो फिर उनको भी पॉलिटिक्स में मज़ा आया। उसी तरह से मेरे फादर जब पॉलिटिक्स में थे और मैं बिज़नेस कर रहा था, और मुझे लगातार अपने फादर के माध्यम से कई लोगों से मिलने का अवसर मिलता भी था, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं नहीं था। और कई लोगों के जैसे विचार अभी होते हैं कि पॉलिटिक्स में ऐसा वैसा, मेरे दिमाग में भी चलती रहती थी। लेकिन जब 2018 में मेरे फादर ने चुनाव लड़ा, उस वक्त मैंने उनके साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र को पूरा घूमा, समझा, और लोगों से मिलना जुलना काफ़ी अच्छे तरीके से करीब से हुआ। उसके बाद मैंने जाना और मुझे लगा कि एक राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जिससे आप कितने ही लोगों की मदद कर सकते हैं। और मैं अपने फादर को निरंतर देखता था कि उनकी जो दिनचर्या थी वो बड़ी ही सिंपल, बड़ी ही सरल, लोगों के साथ मिलना जुलना, बुजुर्ग से उतना सम्मान,
छोटों को प्यार, नौजवानों के साथ भाईचारे का संबंध, ये सब देखने में मज़ा आता था। और उसको मैंने काफ़ी कुछ, उन्होंने जिस तरह से राजनीति की उसको मैंने काफ़ी नज़दीकी से देखा और प्रयास किया कि मैं भी उसी रास्ते पे चलूं जो मेरे क्षेत्र के मुझसे मिलने वाले जितने भी बुज़ुर्ग हों, चाहे किसी भी समाज के हों, उनके सम्मान में मेरी तरफ से कभी कोई कमी ना हो। जो मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये सब लोग जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे आसपास बुंदेलखंड में है, मेरी सदैव कोशिश रहती है कि उनको भी मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हो कि वो निराश हो। और छोटे छोटे बच्चों को प्यार करने में जो मज़ा आता है, आप गांव-गांव जाइए, उनसे मिलिए, तो जब दिल से उन लोगों को खुशी होती है और दिल से, अगर आप किसी को, पिताजी की एक खास बात ये थी कि उन्होंने हमेशा दिल की राजनीति की और दिल से संबंध बनाए, तो मेरी कोशिश भी उसी तर्ज पे रहती है कि दिल से संबंध बनाऊं। दिल से मैं बात करता हूं। कभी कभी प्यार मोहब्बत में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं, लोगों को ख़राब लग जाती है, उसके बाद मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांग लेता हूँ अगर कोई चीज़ गलत लग गई, क्योंकि मेरा परिवार है, एक घर होता है जिसमें तमाम लोग, घर के लोग, परिवार के लोग रहते हैं। और आपने देखा हो कि एक रसोई होती है, उसमें बर्तन खनकते हैं, तो जब एक साथ जब लोग रहते हैं तो कुछ खटपटाहट चलती रहती है। हमारे यहाँ भी हो जाती है ऐसी चीज़ें। तो मैं तो आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर नितिन सिंह राठौर में कोई कमी भी है तो आप उसको बताइए, मैं उसको सुधारने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं उनके परिवार का हूँ, मैं उनके घर का हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र के, मेरे निवाड़ी जिले, टीकमगढ़ जिले के एक नागरिक मेरे परिवार का हिस्सा है। और मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जो बेहतर उनके लिए कर सकूँ उस पर प्रयासरत रहता हूँ और हमेशा दिल की बात करता हूँ, उसमें कोई लाग लपेट या दिमाग की बात नहीं करता। आपने अभी तक अपने इंटरव्यू में किसी पार्टी की बात, बीजेपी की करी, बड़ा दिलचस्प रहा। नहीं तो जो भी राजनेता रहते हैं ज़्यादातर अपनी पार्टी की बात करते हैं। तो हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, हमने आपको कहा कि युवा राजनीति में कैसे आ सकता है, आपका मनपसंद युवा नेता भारतीय जनता पार्टी में कौन सा है मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो मैं कांग्रेस पार्टी बिलोंग करता हूँ। आपने कहा किसी पार्टी की, आपने सवाल ही ऐसा किया, आपने पार्टी का सवाल किया नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आपका सबसे पसंदीदा युवा नेता कौन है। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अभी सदस्य हूँ कांग्रेस पार्टी का, तो आपका सवाल गलत है। आप सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का पूछिए कि कांग्रेस पार्टी। हाँ, कांग्रेस पार्टी में देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो मेरा अगर पसंदीदा युवा नेता आप बोलेंगे तो हमारे राहुल गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो उन्होंने एक ऐसा मध्य प्रदेश एग्जाम्पल पूरे देश में दिया, पद यात्रा करके, भारत जोड़ो यात्रा, वो ऐतिहासिक पद यात्रा रही, उसका इफेक्ट भी पड़ा। उन्होंने एक नौजवानों को ये बताया कि आप कहीं भी हो, किसी भी तर्ज पे हो, किसी भी उम्र में हो, लेकिन अगर आपके अंदर लगन है और अगर आप चाहते हैं कि मोहब्बत का पैगाम हमें उसको आगे बढ़ाना है, तो आप किसी भी हद तक जाके कुछ भी कर सकते हैं। और ये उन्होंने पदयात्रा करके दिखाया। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी युवा नेतृत्व हैं, जीतू पटवारी जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी भी हैं, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी भी हैं, और ऐसे तमाम हमारे जयवर्धन सिंह जी हैं। मतलब ये एक ऐसे नकुलनाथ जी भी हैं। ये सब ऐसे नाम हैं जो नौजवान हैं और जिनसे हम सब लोग काफ़ी कुछ, हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है और हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ नौजवानों के साथ हम जो हमारे सीनियर्स हैं उनको भी नहीं भुला सकते। अगर कमलनाथ जी की बात करें, दिग्विजय सिंह जी की बात करें, ये सब लोग सीनियर हैं, इनके मार्गदर्शन के बिना कोई नौजवान चल नहीं सकता। अगर हमें घर में भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो इनके बिना काम करना बड़ा मुश्किल है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग व्यक्तित्व के अच्छे लोग हैं। और मेरा सदैव मानना है, मेरे पिताजी हों और मैं भी इसको कोशिश करता हूँ कि हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं है। पार्टी की विचारधारा अलग अलग होती है और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उनके लिए काम करते हैं, हम कांग्रेस के विचारधारा के साथ काम करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमारी किसी से बैर नहीं है। कई नेता भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे होंगे, बिल्कुल होंगे, और कई लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, लेकिन मैं चूँकि कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, तो मैं कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता जिनका मैंने नाम लिया, मैं निश्चित रूप से इन सभी लोगों से प्रभावित हूँ। और मेरा प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ती है, और मेरी भी सदैव कोशिश है कि मैं किसी समाज में भेदभाव की बात नहीं, हम तो प्रगति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ना हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। हमारी कोशिश सदैव यही है कि हमें तो जो ज़रूरतमंद है उसके काम होते रहें और विकास में कोई बाधा ना बने।
इस दिशा में सोचना है और इस दिशा में ही मैं कहूँगा जो युवा नेतृत्व जो राजनीति में आना चाहते भी हैं उनसे भी कहूँगा कि आप बिल्कुल राजनीति में आइए और अगर कोई कमी है इसमें उसको सुधारना भी हम सबको मिलके है और इसके माध्यम से हर ज़रूरतमंद की सेवा करना और अपने अपने क्षेत्र में विकास करना ये भी हम सबका कर्तव्य है, तभी हम अपने प्रदेश की और अपने देश की प्रगति कर पाएंगे। आपके पिताजी के पुराने साथी और विजयपुर के पूर्व विधायक हैं क्योंकि वहाँ उपचुनाव जी वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए जी और वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो बीजेपी ने उन्हें मंत्री बना दिया जी। आप वहाँ पर उपचुनाव कांग्रेस कितनी तैयार है उस उपचुनाव को? कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। रामनिवास रावत जी बड़े ही वरिष्ठ नेता रहे और बड़े सम्मानीय रहे। कांग्रेस के साथ बड़ा लंबा समय उन्होंने निकाला। बड़ा आश्चर्य रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मंत्री बन गए। अब चुनाव है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार रहेगी और मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की भी हमें कोई संशय, हमारा पूरा प्रयास होगा और मुझे विश्वास है कि विजयपुर में इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भाजपा हारेगी। अगर हम बात करें जीतू पटवारी जब से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जी, तब से मुझे तो शायद कोई याद नहीं आता कि कोई विधानसभा का चुनाव उपचुनाव हुआ हो या कोई अन्य चुनाव हुआ हो, कोई चुनाव जीती हो। देखिए, जीतू पटवारी जी ने उस विषम परिस्थिति में पदभार संभाला जब विधानसभा का चुनाव जिसमें कांग्रेस का एक नेता आश्वस्त था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, हम सब जान रहे। अब क्या कारण रहा क्या नहीं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस हारी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उन्होंने पदभार संभाला। आप भी समझिए कि जब कार्यकर्ता का मॉरल डाउन हो, ऐसी परिस्थिति में उनको ये जिम्मेदारी दी गई, तो किसी भी जिम्मेदारी जब मिलती है तो संगठन खड़ा करने में समय लगता है और उसी वक्त तुरंत लोकसभा चुनाव आ गए। तो हम सब समझ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी टक्कर दी। 4-5 सीट तो कांग्रेस 50,000 के इर्द गिर्द ही हारी है, वो लगभग जीत ही गई थी। अब ये सरकार चूँकि भाजपा की थी, थोड़ा बेनिफिट इस चीज़ का भी मिल जाता है, वरना मुझे विश्वास था कि 6-7 सीट कांग्रेस इस बार जीत जाती, लेकिन नहीं जीती। मैं तो तारीफ़ करूँगा कि उसके बावजूद भी जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी मिलकर लगातार पूरे मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, लगातार सबके बीच में जा रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। कल ही इतना बड़ा उपवास कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान में, क्योंकि महिलाओं का जो शोषण इस प्रदेश में हो रहा है उसके लिए हम सब ने मिलकर आवाज़ उठाई, पूरी कांग्रेस पार्टी एकत्रित थी। तो मुझे खुशी है कि संघर्ष कर रहे हैं और इस आवाज़ को पूरी ताकत के साथ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सब संगठित होकर इस वक्त कार्य कर रहे हैं और आप ये देखिएगा कि आज 2024 से 2028 में यही कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत ताकत के साथ मध्य प्रदेश में वापसी करेगी और आने वाले समय में जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो आपको इस प्रदेश में भी दिखना शुरू होगी। आपके फादर का जब देहांत हुआ तो कमलनाथ जी ने आपका बहुत साथ दिया, आपके साथ खड़े रहे, चाहे उपचुनाव हो चाहे इसके बाद उपचुनाव आप हारे, इसके बाद फिर से विधानसभा के चुनाव हुए, वो खुद गए, रैलियां करी उन्होंने आपके लिए और आज वो उनके बेटे स्वयं चुनाव हारे जी, इसको लेकर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कमलनाथ जी से मेरे पिताजी बहुत समय पहले, जब वो विधायक भी नहीं थे उससे पहले से जुड़े, उनका सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा, दिग्विजय सिंह जी का मार्गदर्शन मिलता रहा और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों ने ही मेरा भी भरपूर सहयोग किया। मुझे उपचुनाव में टिकट मिली, उपचुनाव में मैं हारा, लेकिन आपको पूरे मध्य प्रदेश का बच्चा इस बात को बता देगा कि उस उपचुनाव में मेरे हारने का कारण क्या था, क्योंकि किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया गया, उससे मैं हार गया। लेकिन उसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी और हमारे नेताओं ने पूरा अपना मार्गदर्शन दिया। मैंने निरंतर अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया और इस चुनाव में मुझे भरपूर आशीर्वाद जनता का मिला, मैं चुनाव जीत कर आया। खैर, तो सबका मार्गदर्शन रहा और मैंने पूरे लगन के साथ काम किया, जिसका रिज़ल्ट मुझे मिला। मैं तो चाहता हूँ कि सारे नौजवान साथी हमारे जो हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में लगन के साथ काम करें। किसी भी पार्टी को अगर आप दिल से सेवा करते हैं जनता की, तो जनता आपको आशीर्वाद देती है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जनता सब देख रही है, समझ रही है। आज जो स्थिति देश की व प्रदेश की है, हर चीज़ में अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता से कोई वादा करती है, उस वादा को जब पूरा नहीं करती तो वो भले ही कुछ भी कहें, पर जनता भी इस बात को समझती है। और इस चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हर बहन के खाते में 3,000 रुपये देंगे, तो क्या वो वादा पूरा हुआ?
उन्होंने कहा था कि 3100 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदेंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? उन्होंने कहा था 2700 रुपये प्रति कुंटल गेहूँ खरीदेंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? उन्होंने कहा था 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, क्या वो वादा पूरा हुआ? मेरा कहना है कि या तो आप इस तरह के वादे, जो लोभ लालच वाले वादे, जनता को मत दीजिए, और अगर आपने देकर और वोट लिए हैं तो उन वादों को पूरा कीजिए, वरना आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब देगी। आज रोजगार की क्या कारण है? आज पूरे बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उस पर कोई बात नहीं होती। आउटसोर्स से सारे विभाग चल रहे हैं, आउटसोर्स से लोग काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ आप प्रदेश को ले जा रहे हैं? आप कर्ज पे कर्ज आज लेते जा रहे हैं, इसका बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा? आज प्रदेश के एक नागरिक के ऊपर चढ़ेगा। आने वाले समय में आप देखिएगा, ये अभी तो ठीक है, आने वाले समय में अगर महंगाई की बात करें, हर चीज़ की बात करें, इस स्थिति में कैसे इस प्रदेश को ये संभालेंगे? भ्रष्टाचार की आप बात करिए, कल उपवास जैसे किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि महिलाओं पर निरंतर शोषण हो रहे हैं, इसके लिए हम सब बैठे थे। ड्रग्स के कितनी चीज़ें पकड़ी गई, उसके लिए हम सब इकट्ठे होकर बैठे थे, लेकिन इस पर अभी भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा कहना है कि हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, आज ज़रूरत है हम इस विषय पे सोचें। बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, बात है हमारे प्रदेश के नौजवानों की कि आने वाले भविष्य में हम किस दिशा में अपनी पीढ़ी को ले जा रहे हैं। यदि अभी भी सुधार नहीं किया तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आग्रह है कि आप इस पर ध्यान दीजिए और इस पर सख्त कार्रवाई करिए, कोई भी हो, ये ड्रग्स का मामला और महिला उत्पीड़न का मामला, इस दोनों में बहुत ज़रूरी है लोगों के साथ न्याय होना। शिवराज जी और मोहन यादव जी में से अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगता है? देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पर मेरा मानना है कि शिवराज जी जो हैं वो अब भूतपूर्व हो गए हैं और वर्तमान में मोहन यादव जी हैं। तो अभी तो मोहन यादव जी की चर्चा की जाए। शिवराज जी ने तो जो वादे किए वो निभाए नहीं, मोहन यादव जी ने भी नहीं निभाए, ना शिवराज सिंह जी ने निभाए, और वो तो कृषि मंत्री हैं अभी ऐसे में अगर वो किसान के गेहूं और धान के बारे में नहीं सोच रहे तो फिर वो कब सोचेंगे? तो मेरा कहना है कि ये चीज़ें हम सबको समझने की है, जनता को समझने की है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तो उस वक्त ये लोग बहुत आरोप लगाते थे कि आपने तो कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन वही कमलनाथ जी थे जिन्होंने 10 दिन के अंदर हस्ताक्षर किए थे और लगभग 28 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ भी था। तो ऐसे कई इसके अलावा बिजली के बिल हाफ की बात की थी, तमाम काम कमलनाथ जी ने किए थे। इंदिरा ज्योति योजना जिसमें बिजली के बिल हाफ हुए थे। उसके अलावा गौशालाओं का निर्माण हो रहा था, बहुत सारे थे। आज आप देखिए गौ माताओं कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग है, क्योंकि एज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जी। तो आपकी पॉलिटिक्स किस व्यक्ति की पॉलिटिक्स से मैच करती है? कौन से प्रदेश अध्यक्ष आपको ज्यादा बेहतर लगते हैं? देखिए, दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों का अपना अपना स्टाइल था। कमलनाथ जी के अनुभव को हम नकार नहीं सकते। कमलनाथ जी जो लगातार 40, 45, 50 वर्षों से जो पॉलिटिक्स में है और इंदिरा गांधी जी के ज़माने से वो सक्रिय राजनीति में हैं, तो उनके अनुभव को हम नहीं नकार सकते। उनका काम करने का जज्बा, उनका जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे जो संबंध और उनके जो उनका विजन था उसको हम नकार नहीं सकते। जीतू पटवारी जी एक नई ऊर्जा के साथ आए। कमलनाथ जी से हम कहेंगे कमलनाथ जी जाके वो धरने प्रदर्शन में आगे हो जाएं और लाठीचार्ज तो वो कमलनाथ जी नहीं कर सकते, लेकिन विजन कमलनाथ जी के पास है। जीतू पटवारी जी की अगर बात है तो उनके पास विजन तो है, लेकिन साथ साथ उनके नौजवानों वाली ऊर्जा है, उनके पास युवा ऊर्जा है। वो कहीं भी जा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लाठी चार्ज हो रहा वहाँ पहुँच सकते हैं, पानी की बौछारें आप अक्सर देखते हैं वो पहुँच ही जाते हैं। सुरेश पचौरी जी नाम ही काफी है, क्या कहना चाहेंगे उनका सुरेश पचौरी जी का भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा। सुरेश पचौरी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी काम किया अपने समय में, काफ़ी, और कांग्रेस पार्टी ने भी उनको सब कुछ दिया। केंद्रीय मंत्री 2 बार रहे, बिना चुनाव जीते राज्यसभा सांसद रहे, कई बार सब कुछ मिला। और अब ठीक है, जहाँ है वो, अब इसका सवाल तो आप उन्हीं से कीजिएगा कि किस दिशा में है, किस दशा में है, वो तो उसका जवाब वो देंगे। पर सुरेश पचौरी जी का भी मार्गदर्शन मुझे खूब मिला, मेरे पिताजी को मिला, बड़े अच्छे नेता रहे। और कमलनाथ जी की बात करें, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, ये देखिए अनुभव को आप कभी नकार नहीं सकते। जिसके पास अनुभव है, कई बार आप एक बहुत पढ़ाई लिखाई करके कोई बच्चा आ जाए और उसके साथ अगर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला आदमी है वो उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अनुभव होता है। आप कितने भी कोर्सेज कर लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आप उस चीज़ को का ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज पढ़ाई के बाद हो जाती है। तो दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जीतू पटवारी जी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, कमलनाथ अपनी जगह महत्वपूर्ण है,
हम किसी को भी नहीं कह सकते कि कमज़ोर है। कमलनाथ जी का एक्सपीरियंस और जीतू पटवारी जी की एनर्जी, और मैं मानता हूँ कि आज समय है जब ये कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस काम कर रही है, जिसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी का एक्सपीरियंस है और जीतू पटवारी उमंग श्रृंगार की एनर्जी है। और मुझे विश्वास है कि एक्सपीरियंस और एनर्जी जब मिल जाएगी तो आने वाले समय में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। धन्यवाद नितेंद्र जी, जी। आपने बहुत बेबाकी से अपना जी। इंटरव्यू दिया, उसके लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।